हेलो बच्चों, मैं ममता जैन क्लास 9 की एसएसटी के अंदर आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, अपने अपना एसएसटी के अंदर पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई चालू कर दी है और फर्स्ट लेसन की अपन ने 2 वीडियो देखी है, जिसके अंदर अपन ने क्या देखा था बच्चों, लोकतंत्र क्या है। यानी सबसे पहले अपन ने देखा था डेमोक्रेसी किसे कहते हैं। फिर अपन ने कुछ एग्जाम्पल देखे थे ऐसे देशों के जहाँ पर डेमोक्रेसी कहते तो है कि वहाँ पर डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, लेकिन वास्तव में वहाँ पर प्रजातंत्र नहीं है। उसके बाद मैंने आपको दिखाया था प्रजातंत्र की एक सरल परिभाषा, जिसमें अपने अब्राहम लिंकन की भी परिभाषा देखी थी कि ऐसा शासन जो लोगों के द्वारा चुने गए लोगों के द्वारा किया जाता है। यानी उस शासन को हम लोकतंत्र कहते हैं जहाँ पर शासक भी लोगों के द्वारा ही चुना जाता है और वो शासक उन लोगों के लिए ही कार्य करता है। उसके बाद मैंने आपको प्रजातंत्र या लोकतंत्र की विशेषताएं बताई थी, जिसमें अपने देखा था कि जो अंतिम निर्णय होता है वो लोगों द्वारा चुने गए शासक का होता है। उसके अंदर निष्पक्ष चुनाव प्रणाली होती है, कोई भेदभाव नहीं होता है। चुनाव के अंदर एक से अधिक वास्तविक पार्टियां होती है जिसके अंदर रियल कंपटीशन होता है। इसके बाद जो राजनेता जो चुन करके आते हैं वो क्या करते हैं, नागरिकों का सम्मान करते हैं, नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करते हैं, संविधान के नियमों का पालन करते हैं। इस तरह हमने बच्चों पढ़ा था लोकतंत्र के बारे में। अब हम अपने इस लेसन को आगे बढ़ाते हैं और आज अपन देखेंगे लोकतंत्र क्यों। क्योंकि अपन ने उस वीडियो के अंदर देखा था कि लोकतंत्र क्या है, किसे कहते हैं, परिभाषा देखी थी, वाद विवाद देखे थे और लोकतंत्र की विशेषताएं देखी थी और कुछ एग्जाम्पल देखे थे, कुछ देशों के ऐसे एग्जाम्पल देखे थे जहाँ पर लोकतंत्र की किस तरह से ध्वजियां उड़ा रखी थी। आज अपन देखेंगे लोकतंत्र क्यों। तो बच्चों, आपके इस लेसन के अंदर लोकतंत्र क्यों यानी किसी देश के अंदर लोकतंत्र की क्या आवश्यकता है ये दे रखा है। उसके अंदर पहले आपके कुछ वाद विवाद दे रखे, जैसे अपन ने अपनी फर्स्ट वीडियो के अंदर भी कुछ वाद विवाद देखे थे। तो यहाँ पर कुछ बच्चे हैं और एक टीचर है लिंगदो मैडम, और उसके मध्य जो वार्तालाप हो रहा है, जो डिबेट हो रहा है क्लास में, उसका मैंने यहाँ पर कुछ वर्णन किया है। तो बात चल रही है लोकतंत्र क्यों। फिर बच्चे आपस में बात करें कि किसी भी देश के अंदर लोकतंत्र की क्या आवश्यकता है। तो पहला बच्चा है यालांडा। ये कहते हैं कि आजकल सभी देश इसे अपना रहे, किसे अपना रहे, लोकतंत्र को अपना रहे। जैसे पहले लोकतंत्र कम देशों के अंदर चलता था, लेकिन धीरे धीरे इसकी पॉपुलैरिटी, इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है और कई सारे देश लोकतंत्र को अपना रहे। तो यालांडा कहता है कि क्योंकि सभी देश इसको अपना रहे तो हमें अपने देश के अंदर भी लोकतंत्र को ही अपनाना चाहिए। तो एक बच्ची है दूसरी तंकीमी, वो कहती है कि लिंगदो मैडम ने बताया था कि हम किसी चीज को इसलिए नहीं अपना रहे कि वो सब लोग कर रहे हैं, है ना। ये तो भेड़ चाल हो गया कि एक देश वाले कर रहे हैं तो हम भी कर लें। तो वो चीज ऐसा नहीं है कि सभी लोग कर रहे हैं, मेजोरिटी कर रही है, अधिकांश देश ऐसा कर रहे हैं तो हम भी वही करें। हो सकता है जो सभी कर रहे हैं वो गलत हो। तो तंकीमी इस बात का विरोध करती है कि सभी लोग यदि लोकतंत्र अपना रहे हैं तो हम भी लोकतंत्र को अपना, ये बात गलत है। तो यालांडा तो लोकतंत्र के पक्ष में बोल रहे हैं, लेकिन तंकीमी लोकतंत्र के विपक्ष में बोल रही है। तो जेनी तंकीमी के ही बात को समर्थन देती है और कहती है हाँ ये रास्ता तो गलत है। क्या, कौन सा रास्ता कि एक देश ने लोकतंत्र अपनाया, 2 ने अपनाया, 4 ने अपनाया तो ये सही होगा और हम भी लोकतंत्र को अपना लें, ये बात गलत है। तो अब रिबियांग नाम का बच्चा बोल रहा है जो कि मेघालय का रहने वाला है, यहाँ लोकतंत्र के बावजूद गरीबी है। अब जो रिबियांग है वो भी उसके अपोजिशन में बोल रहा है, किसके, लोकतंत्र में। वो कह रहा है कि हमारे यहाँ पर तो लोकतंत्र है, उसके बावजूद हमारे देश के अंदर इतनी गरीबी है, तो ऐसे लोकतंत्र का क्या फायदा। और वास्तव में ऐसा होता है क्योंकि लोकतंत्र में क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा लोग होते हैं, सभी के विचारों को सुनना पड़ता है ना, और सभी के पास सभी शक्तियां होती है, तो कई बार सही फैसला नहीं हो पाता है और सही हमारे लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। तो रिबियांग का ये कहना है कि हमारे देश में तो फिर भी गरीबी है, तो ऐसे लोकतंत्र का क्या फायदा। वापस से जेनी कह रही है कि लोकतंत्र में तो राजनेता आपस में लड़ते रहते हैं, जनता की फिक्र किसको है। हमने भी देखा है हमारे इंडिया में भी क्या है, राजतंत्र है, और हम देखते हैं कि यहाँ पर राजनेता हमेशा लड़ते रहते हैं अपनी अपनी पार्टी का बढ़ावा अच्छा दिखाने के लिए, अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए। सबको अपनी पार्टी और अपना स्वार्थ सिद्ध करना है, लोगों की किसी को चिंता नहीं है। तो ये बात जेनी कहती है कि लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो राजनेता आपस में लड़ते ही रहते हैं, जनता की फिक्र किसी को भी नहीं है। ऐसे में पाइमोन कहता है कि इससे तो अच्छा था कि अंग्रेजी हुकूमत ही वापस आ जाए। तो कहता है कि देश आज़ाद हो गया, लोकतंत्र आ गया, इससे कुछ हो नहीं रहा है, उससे तो अच्छा हो जाए कि हमारे देश में वापस से ही अंग्रेजों का शासन आ जाए। इस प्रकार क्लास में सारे बच्चे लोकतंत्र के पक्ष और विपक्ष के अंदर आपस में चर्चा कर रहे हैं कि लोकतंत्र होना चाहिए, नहीं होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। तो जो लिंगदो मैडम है वो इनकी सारे डिबेट को सुनती है और खुश होकर कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं काफ़ी दिलचस्प बात है कि तुम लोग इस तरह से लोकतंत्र के पक्ष और विपक्ष में
बात कर रहे हो। तो उसने कहा कि वास्तव में लोकतंत्र होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसके बारे में अपन और देखते हैं। और हम इस लेसन के अंदर पहले तो लोकतंत्र के विपक्ष में पढ़ेंगे और इसके बाद में आपको पढ़ाऊंगी लोकतंत्र के पक्ष के अंदर तर्क क्या क्या है। तो बच्चों सबसे पहले अपन देखेंगे लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क कि लोकतंत्र क्यों सही नहीं है। तो इसका पहला विपक्ष में तर्क है नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। बच्चों क्या है इसका पहला? नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। अपन को पता है कि लोकतंत्र में हर 5 साल के अंदर इलेक्शन हो जाते हैं, तो हर 5 साल में नेता बदलता है। तो उसमें क्या होता है, यदि कोई नेता कोई स्कीम लाता है, कोई कुछ सोचता भी है, लेकिन क्या हो जाता है 5 साल के अंदर वापस वो सब चीज़ों को समझता है, कुछ कार्य करने जाता है, इतने में तो नेता बदल जाते हैं। तो इससे क्या आ जाती है, अस्थिरता पैदा होती है, कोई भी नेता अच्छे से कार्य नहीं कर पाता है। तो ये इसके लोकतंत्र के विपक्ष में बात है, क्योंकि यदि मोनोपोली होती, एकाधिकार वाली स्थिति होती, या ऐसा होता कि देश में तानाशाही है, तो क्या होता, वो अपनी जो नीतियों को है जब तक चाहे तब तक चला सकता था। तो इसके विपक्ष में तर्क है कि लोकतंत्र में सब बार बार नेता बदल जाते हैं, इसलिए कोई स्थिरता नहीं आ पाती है। सेकेंड है राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है। लोकतंत्र के विपक्ष में एक बात ये भी आती है कि लोकतंत्र क्या है, राजनीतिक लड़ाई है ना, और ये तो सिर्फ सत्ता का खेल है, क्योंकि इसमें राजनेता आपस में क्यों लड़ रहे हैं, सत्ता पाने के लिए। देश की किसी को चिंता नहीं है ना, किसी को भी किसी भी नेता को ये चिंता नहीं कि देश का विकास हो, लोगों की भलाई हो, लोगों की क्या आवश्यकता है, उससे किसी को कोई लेना देना नहीं। ये इनकी आपस में लड़ते रहते, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाते, कीचड़ उछालते, आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं, सिर्फ अपना अच्छा दिखाने के लिए और सामने वाले को गिराने के लिए, ताकि लोगों की निगाह में हम अच्छे हो जाएं और हम आगे वाले चुनाव जीत करके और सत्ता के अंदर आ जाएं और सत्ता में आकर के अधिक से अधिक धन कमा सकें। इसलिए ये लोकतंत्र के विपक्ष के अंदर जो बात आती है वही आती है कि ये मात्र एक राजनीतिक लड़ाई है और एक सत्ता का खेल है। अगली बात आती है कि लोकतंत्र में बहुत सारे लोगों में चर्चा व विचार विमर्श करना पड़ता है। लोकतंत्र में बहुत सारे लोगों से चर्चा व विचार विमर्श व बहस में समय खराब होता है, अतः फैसला बहुत देरी से आता है। लोकतंत्र के अंदर मैंने पहले ही बताया है, बहुत अधिक लोग होते हैं और कोई भी फैसला कोई एक इंसान नहीं ले सकता है। यहाँ पर जैसे हमारे इंडिया के अंदर भी न्यायपालिका है, कार्यपालिका है ना, व्यवस्थापिका है, तो ये आपस के अंदर कोई भी कार्य होता है तो मिलके करती है। कोई एक कार्य, एक बात के ऊपर कोई एक इंसान निर्णय नहीं ले सकता है। इस तरह की शासन प्रणाली के एक दूसरे के ऊपर सबका नियंत्रण होता है। तो इस वजह से क्या होता है, कोई भी निर्णय लेने में, कोई भी समझौता होने में बहुत अधिक समय लग जाता है, और यदि कोई केस भी हो चलता है तो वर्षों बीत जाते हैं उसका फैसला आने में। तो लोकतंत्र के अंदर क्या होता है, आपस में विचार विमर्श करना होता है ना, एक दूसरे की राय जाननी होती है, एक दूसरे की बात को मानना होता है। इसके अंदर कई वर्ष बीत जाते हैं, बहुत अधिक समय खराब होता है, इसलिए बच्चों जो निर्णय आता है वो भी लेट आता है। और कई बार हम देखते हैं कि जो कोर्ट के अंदर केस चलते रहते हैं, इंसान मर जाता है लेकिन कोर्ट का फैसला नहीं आता है। तो इस हिसाब से भी लोकतंत्र बिल्कुल सही नहीं है। तो लोकतंत्र के विपक्ष में तीसरा तर्क ये हो गया कि लोकतंत्र में बहुत सारे लोग होते हैं, तो कोई भी फैसला लेने के अंदर बहुत अधिक समय और धन का बर्बादी होती है। चौथा, नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं है। जो हमारे जो नेता जो चुन करके आए है ना, भाई अमुक एरिया से अलग अलग एरिया से नेता चुन के तो आ जाते हैं और लोग भी उनको वोट दे ही देते हैं, किसी को तो वोट देना ही है, और ऐसा कोई भी आदमी नेता बन के आ जाता है। अब उस नेता को पता ही नहीं है कि मुझे क्या करना है, क्योंकि इसमें कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन भी नहीं रखी है। 5वीं पास 8वीं पास कैसा भी व्यक्ति नेता बन जाता है, जिसको देश समाज के बारे में कुछ भी पता नहीं है, और वो बस एक बार बन गया है और न तो उसको बात करने का वहाँ पर इतना पता चल रहा है कि मुझे किस क्षेत्र के अंदर क्या बात करनी है। तो ये हमारे लोकतंत्र की बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। एक विपक्ष के अंदर बात है कि जो नेता चुन करके आते हैं उनको लोगों के हितों के बारे में, समाज के कल्याण के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। 5वां बात होता है चुनावी लड़ाई खर्चीली होती है, जिससे भ्रष्टाचार फैलता है। आपने देखा है कि जब चुनाव होते हैं तो बहुत अधिक खर्चा आता है, कई महीने इसके अंदर चले जाते हैं, कितने सारे एम्प्लॉय इसके अंदर लगाने होते हैं, जिनको वेतन देना होता है, कितना सारा मटेरियल इसके अंदर जाता है। तो ये जो चुनाव की जो प्रक्रिया बहुत खर्चीली होती है, और जो पार्टियां होती है इस खर्चे को पूरा करने के लिए करती है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का सहारा लेती है। तो लोकतंत्र के अंदर जब चुनाव होते हैं तो बहुत अधिक समय और धन की हानि होती है, और ये जब इतना अधिक धन खर्च होता है तो कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार के द्वारा पूरा होने की संभावना होती है। इस तरह लोकतंत्र क्या है कि एक खर्चीली प्रणाली है और ये भ्रष्टाचार को भी फैलाती है। सामान्य लोगों को सही गलत का ज्ञान ही नहीं है।
जो वोटर्स होते हैं, वोटर्स कौन होते हैं? 18 वर्ष से अधिक उम्र का हर व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में बच्चों वो वोट दे सकता है। तो क्या होता है कि ये जो वोट देने वाले होते हैं उन्हें भी सही से कोई ज्ञान नहीं होता है कि कौन कौन हमारे जो प्रतिनिधि कौन कौन उतर रहे हैं, यानी कौन कौन प्रतिद्वंदी है, और वो जो प्रतिद्वंदी है उसका बेसिक क्या कैरेक्टर है, उसका बैकग्राउंड क्या है, इसके बारे में कोई पता नहीं है। बस गए और वोट देना है। अब वोट किसको देना है? कभी मार्केट में सुन लिया, अरे भाई इस बार तो वो आदमी जीतेगा या ये पार्टी वाला जीतेगा, तो अपना वोट बेकार न जाए और हमको जीतने वाली पार्टी को ही वोट दे देना है। क्योंकि बच्चों 90% लोगों का यही थिंकिंग होता है कि देखते हैं कि मार्केट में क्या चर्चा चल रही है, कौन जीतने वाला है, ये पार्टी जीतने वाली है, तो चलो अपना वोट इसी को दे दीजिए। लेकिन ये बिल्कुल गलत होता है। इसीलिए लोकतंत्र के अंदर सही चुनाव नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि हम अपने वोट का सही यूज़ नहीं कर रहे। हम जब अपना वोट देते हैं तो हमें अच्छे से देखना होगा कि हम जिसको वोट दे रहे हैं वो कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, उसको क्या नॉलेज है। तो यदि हम सब कुछ पता करके यदि उसको वोट देंगे तो हमारा वोट गलत नहीं जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। सामान्यतः लोगों को कुछ भी पता नहीं है, बस जाना है मेरा पड़ोसी वोट देने गया है, मैं भी वोट देने जा रहा हूँ, क्यों देने जा रहा हूँ, किसको देना है, कुछ भी पता नहीं है। इस वजह से भी लोकतंत्र के अंदर सही नेता का चुनाव नहीं हो पाता और ये भी लोकतंत्र के विपक्ष की बात हो गई है। फिर सारे फैसले हमें जादू की छड़ी नहीं है। 7वां पॉइंट ये है कि लोकतंत्र कोई जादू की छड़ी नहीं है। हम ये मान लें कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है। इट मीन्स सब कुछ अच्छा होगा, गरीबी दूर चली जाएगी, बेरोजगारी दूर चली जाएगी, चीज़ें सस्ती हो जाएगी, महंगाई दूर होगी, अराजकता हट जाएगी, देश में शांति फैलेगी, ऐसा हम सोच लेते हैं। जबकि ऐसा नहीं होता है। लोकतंत्र कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमा दिया और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लोकतंत्र के अंदर तभी सब कुछ अच्छा हो सकता है जब हम खुद जागरूक हो जाए। एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता है। सबके सामूहिक जागरूकता से, अवेयरनेस से ही लोकतंत्र के अंदर कुछ अच्छा हो सकता है। तो लोकतंत्र कोई जादू की छड़ी नहीं है। इसके बाद सारे फैसला हमेशा सही नहीं होते। लोकतंत्र के अंदर हम कहते हैं कि जनता का फैसला होता है, लेकिन जनता को भी कहाँ इतना ज्ञान है। तो ये मान लेना कि जनता के फैसले हमेशा सही होते, तो ये बच्चों ये बात भी गलत हो जाती है। जल्दी जल्दी नेतृत्व परिवर्तन हम कहते हैं कि नेता बार बार बदलते रहते हैं, जिसकी वजह से कोई भी नेता अच्छे से कार्य नहीं कर पाता है और कार्य कुशलता का पूरा उपयोग भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि 2-3 साल तो वो अच्छे काम करता है, फिर आने वाले 2 साल में पता है कि फिर चुनाव होने वाले हैं, तो इस वजह से वो अपनी पूरी कार्य कुशलता का सही से उपयोग नहीं कर पाता है। तो बच्चों अपन ने ये देखा अभी कि लोकतंत्र क्यों के ऊपर अपन ने वाद विवाद देख लिया। कुछ बच्चों ने जो क्लास के अंदर वाद विवाद किया कि लोकतंत्र क्यों होना चाहिए, क्या देश के लिए सही है या गलत है। और इसके बाद मैंने आपको बता दिया लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क, जिसमें इसमें है कि नेता बार बार बदलते रहते हैं तो स्थिरता नहीं रहती है। इसके अंदर कोई भी निर्णय लेने में बहुत अधिक समय लगता है, बहुत खर्चीली प्रक्रिया है, जिससे भ्रष्टाचार फैलता है। जो हमारे नेता चुने गए उनको भी समाज के हितों के बारे में ज्ञान नहीं है। हम जो सामान्य लोग, आम पब्लिक है, उससे भी अपने वोट का सही यूज़ करने नहीं आता है। इसलिए कहीं और कहीं लोकतंत्र सही नहीं है, क्योंकि खर्चीली और अधिक समय लेने वाली प्रक्रिया है, जिसमें सही निर्णय नहीं हो पाता है, फैसला होने में वर्षों लग जाते हैं, तब तक उस इंसान की भी मृत्यु हो जाती है। तो इन सभी वजहों से हम ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र एक सही प्रक्रिया नहीं है, सही शासन की पद्धति नहीं है, और ये सारे लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क आ गए। अब बच्चों मैं आपको बताऊंगी लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। अब हम पढ़ेंगे लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। विपक्ष में तर्क के बाद बच्चों अपन देखते हैं इसके पक्ष में तर्क। अभी अपन ने देख लिया लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क। अब अपन बात करेंगे लोकतंत्र के पक्ष में तर्क कि किस प्रकार लोकतंत्र जो शासन व्यवस्था है वो देश के लिए हितकारी है। तो इसके अंदर पहली बात समझाने से पहले मैं आपको एक कहानी बताऊंगी। ये बात है सन 1958 और 61 की, जब हमारे देश को आज़ाद हुए 10-12 साल हो चुके थे। उस वक्त बच्चों हमारे देश में और चाइना में एक साथ बहुत अकाल पड़ा, और अकाल भी बहुत भयंकर अकाल पड़ा। 1-2 साल तक बारिश नहीं होने की वजह से खाद्यान्न की कमी आ गई और लोग भूख से मरने लगे। लेकिन ऐसे समय के अंदर, क्योंकि बच्चों हमारे भारत के अंदर क्या था, लोकतंत्र था, प्रजातंत्र था, डेमोक्रेसी थी, तो हमारे जो तात्कालीन उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने इस बात के ऊपर ध्यान दिया। और क्योंकि हमारी जनता ही उसके अंदर थी, हमारे प्रतिनिधि किसके थे, हमारे ही थे, तो उन्होंने हमारे लोगों का हित का ध्यान रखा। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात रखी वो खाद्यान्नों के उत्पादन की रखी। तो हमारे पास पहले से खाद्यान्न था, क्योंकि हमारी जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसमें भी यही लक्ष्य रखा गया था कि सबको खाद्यान्न उपलब्ध हो जाए।
कोई लोग भूख से ना मरे, क्योंकि देश की आज़ादी के बाद भूखमरी सबसे बड़ी समस्या थी। तो हमारी जो सरकार थी, क्योंकि हमारे यहाँ पर प्रजातंत्र था, तो हमारी सरकार ने, क्योंकि वो लोगों की सरकार थी, तो उसने लोगों के बारे में सोचा और सबसे पहले खाद्यान्न की व्यवस्था करी। तो जब 1958-61 के अंदर 58 से 61 में जब भयंकर अकाल पड़ा, तो चाइना के अंदर लगभग 3 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई। कहीं से? भूख से। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऐसे जो नेता थे, वहाँ पर एक ही पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी का ही बोलबाला है, तो वो उन्हीं की सरकार थी। तो उनको कोई डर नहीं था कि यदि हमने लोगों के लिए काम नहीं किया तो अब आने वाले चुनाव के अंदर हम जीतेंगे या नहीं, क्योंकि वो तो तानाशाह है। तो उनको किसी चीज़ का डर नहीं था और लोग वहाँ पर बहुत सारे भूख से मरे। लेकिन हमारे इंडिया के अंदर बच्चों ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारी उस वक्त जो सरकार थी उसको ये डर था कि यदि हमने अभी लोगों के हितों के लिए काम नहीं किया तो हो सकता है कि आने वाले जब चुनाव हो तो लोग हमको वोट ना दें और हम नीचे बैठ जाएं। तो क्योंकि यहाँ पर डेमोक्रेसी है, क्योंकि यहाँ की सरकार को डर है कि कहीं ना कहीं हमारा जो ये कुर्सी है, सत्ता है, वो लोगों के हाथ में है, तो उन्होंने लोगों के लिए कार्य किया, खाद्यान्न की बराबर पूर्ति रखी और लोग हमारे यहाँ पर कम मरे बनिस्बत की चाइना के। तो ये बात होती है बच्चों। मैंने ये कहानी आपको इसलिए बताई क्योंकि आप प्रजातंत्र के अर्थ को समझ पाएं, क्योंकि हमने अभी इसके विपक्ष के बारे में बहुत सारी बातें करी है। अब हम देखेंगे कि वास्तव में प्रजातंत्र होने से देश को क्या क्या फायदा है। तो अब हम इसकी पहली बात करते हैं कि शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। जो हमारा लोकतंत्र है वो शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। बच्चों, यदि मोनोपोली होती है, एकाधिकार होता है या तानाशाही होती है, तो उस राजा को पब्लिक के बारे में कोई चिंता नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसको जवाब किसको देना है, उसका कोई विरोध करने वाला तो है ही नहीं। लेकिन लोकतंत्र के अंदर एक सत्तारूढ़ पार्टी होती है और एक विपक्ष की पार्टी होती है। सत्तारूढ़ पार्टी क्या कार्य करती है उसके ऊपर विपक्ष का पूरा ही जोर होता है, क्योंकि जो विपक्ष के लोग होते हैं वो भी हमारे द्वारा ही चुने हुए होते हैं। आपको पता है ना, जब चुनाव होता है तो हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। अब उन प्रतिनिधि के अंदर जिस पार्टी का बहुमत होता है वो तो सरकार बनाती है और जिसको बहुमत नहीं मिलता है वो विपक्ष के अंदर बैठते हैं। तो क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है उसके कार्यों के ऊपर किसकी निगाह होती है? विपक्ष की निगाह होती है। तो सत्तारूढ़ पार्टी को हमेशा जो भी कार्य करता है वो पूरी जिम्मेदारी से करना होता है और उसको इस बात का पूरा ध्यान रखना होता है कि लोगों के हितों में कार्य होए, क्योंकि उसको आने वाले 5 साल के बाद वापस से चुनाव का सामना करना है। यदि वो सही तरीके से कार्य नहीं करेगा तो लोग उसको आने वाले 5 साल के बाद जब वापस चुनाव होंगे तो उसको बदल देंगे। तो यदि उसको अपनी कुर्सी बचाए रखनी है तो उसको जवाबदेही होना होगा, अधिक जिम्मेदार होना होगा और अच्छे से कार्य करना होगा। इसलिए कहा गया है कि जो लोकतंत्र है वो शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। दूसरा, इसमें कोई स्थायी विजय या स्थायी पराजित नहीं होता है। लोकतंत्र के अंदर क्या बच्चों, हर 5 साल के बाद चुनाव होते हैं। तो यदि कोई एक पार्टी इस बार जीत गई है तो जरूरी नहीं है कि वो आने वाले चुनाव में भी जीत जाएगी, या कोई पार्टी इस बार चुनाव में हार गई है तो आने वाले चुनाव में भी वो हार जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ पर कोई स्थायी विजय या कोई स्थायी पराजित नहीं है। जो अच्छा कार्य करेगा, जो लोगों में लोकप्रिय होगा, वो आगे वापस से जीत करके आएगा। लेकिन यदि मोनोपोली या तानाशाही होती है तो वहाँ पर तो जो एक बार जीत गया मतलब बस वो हमेशा हमेशा के लिए वही राजा हो गया और वो मनमानी करेगा, उसको किसी का डर नहीं होगा। तो पक्ष के अंदर 2 बातें हो गई। तीसरा, मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध है। क्योंकि बच्चों, मैंने आपको जब अभी विपक्ष की बात की तभी मैंने आपको बताया था कि लोकतंत्र में क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं और किसी भी एक चीज़ के ऊपर निर्णय के लिए कई सारे लोग आपस के अंदर विचार विमर्श करते हैं, अपनी अपनी राय प्रकट करते हैं। उनके अंदर कई बार वाद विवाद भी होता है और इन सब के बाद फाइनल एक रिजल्ट आता है और हम किसी निर्णय पे आते हैं। जैसे अभी कोरोना काल चल रहा था तो लॉकडाउन की बात हुई, तो यदि हमारी सरकार ने कहा कि कोरोना महामारी को देखते हुए है ना अभी लॉकडाउन कर दिया जाए, तो उसने अपने आप अकेले नहीं यह काम कर दिया। यहाँ पर उसने विपक्ष की भी राय ली, विपक्ष को भी पूछा, विपक्ष ने भी अपनी राय ली, आपस में मतभेद हुआ और फिर उसके बाद जो कंक्लूजन निकला उसके ऊपर ही निर्णय हुआ। तो लोकतंत्र में मतभेद और टकराव होता तो है लेकिन उसको संभालने का तरीका भी इसमें उपलब्ध है। चौथा, गलतियों की गुंजाइश कम होती है, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर क्या 2 पार्टियां, एक सत्तारूढ़ और दूसरी विपक्ष है। सत्तारूढ़ पार्टी जो भी कार्य करती है उसके ऊपर विपक्ष का उसके ऊपर बिल्कुल निगाह होती है, उसके ऊपर उसका कंट्रोल होता है। तो कोई भी नेता, कोई भी सत्तारूढ़ पार्टी अपनी मनमानी नहीं कर सकती है और गलतियां, क्योंकि बार बार सोचा जाता है, बार बार विचार किया जाता है, कई सारे लोगों की राय होती है और विपक्ष का उसके ऊपर जोर होता है। इस वजह से लोकतंत्र के अंदर गलतियों की गुंजाइश बहुत कम होती है। समस्या का शांतिपूर्ण हल उपलब्ध। हमेशा जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, जितने भी प्रजातांत्रिक देश हैं, वो शांति ही चाहते हैं। इतिहास गवाह है कि किसी भी प्रजातांत्रिक देश ने
युद्ध की शुरुआत अपनी तरफ से पहल कभी भी नहीं की है। यदि हम साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया की भी बात करें तो नॉर्थ कोरिया जहाँ पर की तानाशाही है वो तो हमेशा युद्ध के लिए अग्रणी रहता है, लेकिन साउथ कोरिया जहाँ पर प्रजातंत्र है वो हमेशा ही युद्ध के लिए पीछे कदम हटाता है। तो समस्या का यहाँ पर शांतिपूर्ण हल उपलब्ध है, क्योंकि इसके अंदर कई सारी पार्टियां होती है, एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल है, दबाव है, इसकी वजह से आपस में समझौते के द्वारा किसी भी समस्या का समाधान हो जाता है। इसके बाद एक गलती ठीक करना, इसमें गलती ठीक करने का मौका मिलता है, गलती ठीक करने का इसमें मौका मिलता है। यदि आपने कोई गलती कर दी है तो आपके पास फिर चुनाव होंगे, तो आप वापस से आपको मौका मिलेगा कि हमने जो पहले जब हमको पार्टी के अंदर थे, जब हम सत्ता के अंदर थे तो हमने ये गलतियां करी थी अब और हम हार गए, तो अब जब वापस दोबारा चुनाव होंगे तो हम वापस इन गलतियों को सुधारेंगे और हम वापस पार्टी के अंदर आकर के, सत्ता के अंदर आकर के लोगों के हित के लिए कार्य कर सकते हैं। और एक जो अच्छी बात है वो नागरिकों को सम्मान दिलाता है ये लोकतंत्र। कैसे? क्योंकि जो हमारी सत्तारूढ़ पार्टी है, जिस नेताओं को शासन करना है, उनको पता है कि हमारी जो कुर्सी है उसके जो पैर हैं वो जनता के हाथों में हैं। जनता चाहे तो हमें उखाड़ करके फेंक सकती है। इसलिए जब चुनाव का समय आता है तो 2-3 महीने तो बड़े मज़ेदार कॉमेडी सीन चलते रहते हैं। वो जो राजनेता हैं वो लोगों के घर घर जाते हैं, उनको हाथ जोड़ते हैं, मालाएं पहनाते हैं, उनके पैरों तक पड़ जाते हैं। तो ये एक तरह से कहीं ना कहीं हमारे जो राजनेता हैं, हमारे जो बड़े बड़े नेता हैं, पदाधिकारी हैं, उनको कहीं ना कहीं अंदर एक डर है और उनको पता है कि ये जो सामान्य जनता है, आम जनता है, वही हमारी क्या है, वही हमारी कुर्सी को बनाए रख सकती है। ये तो हमें इनका सम्मान तो करना ही होगा। इस प्रकार जो लोकतंत्र है इसमें नागरिकों को सम्मान मिलता है। दूसरा एक बात और बताई थी कि यहाँ पर प्रत्येक नागरिक के वोट का समान अधिकार है। कैसे? मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि चाहे वो मुकेश अंबानी जैसा बहुत बड़ा व्यवसायी क्यों ना हो या कोई मामूली किसान भी क्यों ना हो, दोनों के वोट की समान ही वैधता है, समान ही मूल्य है। तो लोकतंत्र के अंदर अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, किसी भी जाति, रंग, रूप, पढ़ा लिखा, अनपढ़, सभी के वोट की समान वैल्यू होती है। तो ये भी इसका एक प्लस पॉइंट है। तो अपन ने लोकतंत्र के जो विपक्ष पर भी तर्क देख लिए और पक्ष में भी तर्क देख लिए कि शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। हर वक्त क्या होता है, जो शासक जो होता है उसको ये ध्यान रखना होता है कि मुझे अच्छा कार्य करना है, क्योंकि आने वाले 5 साल के अंदर फिर से चुनाव हो रहे हैं, तो मैं कोई गलत कार्य ना करूं। कोई भी स्थायी विजय या स्थायी पराजित नहीं होता है। मतभेदों को, टकरावों को संभालने का तरीका इसमें उपलब्ध है। गलतियों की गुंजाइश कम होती है, समस्या का शांतिपूर्ण हल हो जाता है, गलती ठीक करने का मौका मिलता है, नागरिकों को सम्मान मिलता है। और एक पॉइंट अपन ये कहा था कि सभी के वोट का समान मूल्य लोकतंत्र के अंदर होता है। अब बच्चों हमने विपक्ष में तर्क देखे, पक्ष में तर्क देखे, तो जो बात निकल करके आती है वो क्या है कि इतनी गलतियां होने के बावजूद, इतने विपक्ष में तर्क होने के बावजूद भी लोकतंत्र तानाशाही से अधिक उत्तम है। इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, इसके बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन फिर भी बच्चों जो इसकी अच्छाइयां हैं वही हमारे काम की है। क्योंकि हमारे पास तानाशाही और लोकतंत्र दोनों में से यदि हमको चुनना है तो लोकतंत्र को चुनना ही बेहतर है। हमारे पास लोकतंत्र के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि तानाशाही के अंदर एक बार जो राजा बन गया, चाहे वो खराब है तो आजीवन हमको उस खराब राजा के साथ ही रहना है। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। यदि हमने गलती से गलत नेता का चुनाव कर लिया है तो सिर्फ मात्र 5 साल के बाद हम उसको बदल सकते हैं। हमारे पास चांस है चीज़ों को सुधारने का, लेकिन तानाशाही के अंदर हमारे पास कोई चांस नहीं है कि हम चीज़ों को सुधार सके। इसलिए लोकतंत्र ही सर्वोत्तम या लोकप्रिय शासन पद्धति है और लोकतंत्र और तानाशाही के अंदर लोकतंत्र बेहतर और बेहतरीन है और हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो सारांश रूप में हम यही कहेंगे कि लोकतंत्र ही सर्वोत्तम शासन पद्धति है। अब यदि हम मेजर बृहत अर्थ के अंदर यदि हम लोकतंत्र को देखें तो बच्चों 2 लाइनें निकल करके आती है कि प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र है। हम जिस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, हमारे भारत के अंदर जो लोकतंत्र है वो कैसा लोकतंत्र है? प्रतिनिधित्व मूलक। क्यों प्रतिनिधित्व मूलक है? क्योंकि हम खुद थोड़ी हर निर्णय लेने जा रहे हैं। हम कहते हैं कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। लेकिन क्या हम हर समस्या के समाधान के अंदर क्या हमारे विचार जाने जाते हैं? क्या हम कोई भी निर्णय लेने के लिए जाते हैं? नहीं बच्चों, क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सरकार को कोई निर्णय लेना है और इतने सारे लोग हैं तो क्या सबके पास पूछने जाएगी, जो कि संभव ही नहीं है। तो ऐसा तो संभव नहीं है ना, इतने सारा किसी के पास समय है कि जा करके और अपने निर्णय दे। तो
ऐसा संभव नहीं है कि कोई भी निर्णय या कोई भी विचार करना है तो सभी लोगों से पूछा जाए, क्योंकि ये संभव नहीं है। न सभी लोगों के पास इतना समय है, न सभी लोगों के पास इतना स्किल है, इतनी बुद्धि है, न इतनी समझ है। तो इसका क्या उपाय किया जा सकता है कि हम किसी बड़े निर्णय के अंदर हम भागीदारी कैसे बनेंगे? हम अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। हम क्या करते हैं? प्रतिनिधि चुने जाते हैं, और वो प्रतिनिधि क्या करते हैं? हमारी संसद में, हमारी विधानसभा के अंदर बैठे हुए होते हैं, और सरकारी फैसलों के अंदर हमारा हस्तक्षेप वहां तक इस तरह से जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारा लोकतंत्र कैसा है? प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र है, जहाँ पर हम प्रत्यक्ष रूप से अपने विचार नहीं दे रहे, लेकिन हमने अपना प्रतिनिधि चुन लिया है और वो प्रतिनिधि वहां पर जाकर के अपना विचार प्रस्तुत करता है। तो लोकतंत्र कैसा है? प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र है। और यहाँ पर क्या होता है? बहुमत को फैसला लेने का अधिकार होता है। पता है हमें मेजोरिटी का ही सत्ता बनती है, तो मेजोरिटी को क्या मिलता है? शासन चलाने का मौका मिलता है। लेकिन मेजोरिटी में भी कौन शासन चलाता है? मेजोरिटी में से भी वो जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, उन्हीं के माध्यम से शासन व्यवस्था चलती है। तो बच्चों, अपन ने जो पूरा लेसन देखा, लोकतंत्र क्या है, क्यों है, इन सब के अंदर जो बातें निकल करके वही आई है कि लोकतंत्र ही सर्वोत्तम शासन पद्धति है। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। और लोकतंत्र के अंदर जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती है, बल्कि अपने प्रतिनिधि के द्वारा भाग लेती है। 10 लाख लोगों में से एक प्रतिनिधि चुन लिया जाता है, और वो प्रतिनिधि जाकर के सरकारी के फैसले के अंदर अपना हस्तक्षेप करता है। और बहुमत दल का जो नेता होता है, मतलब बहुमत का शासन होता है, लेकिन बहुमत में से भी नेता चुने जाते हैं और वही नेता शासन को चलाते हैं। तो बच्चों, इस तरह से अपने जो प्रथम लेसन है 9th क्लास में पॉलिटिकल साइंस का, उसका लोकतंत्र क्या और क्यों के 3 वीडियो बनी है, और तीनों वीडियो के अंदर मैंने आपको अच्छे से लेसन को समझाया है। अब आपका काम है कि मेरी तीनों वीडियो को अच्छे से देखिए और इसमें से आप अपने नोट्स बना लीजिए। और अब आपको क्या करना है? पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर करने हैं, और पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर आप अच्छे से कर लीजिए। यदि आपको उसमें कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपने डाउट लिखिए, ताकि मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूँ। तो अब हम वापस से मिलेंगे अपने सेकेंड लेसन के साथ। तब तक के लिए बच्चों, थैंक यू।